नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी लेखपाल परीक्षा के सिलेबस में ग्राम्य समाज एवं विकास दिया गया है। इसके अंतर्गत आपके समक्ष टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। उसमें ये टेस्ट सीरीज का अगली श्रृंखला है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग जो भी ग्राम्य समाज से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको विस्तृत व्याख्या के साथ समझेंगे। और एक बात और मैं आज की इस श्रृंखला को शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कल हमने कम्युनिटी टैब में उत्तर प्रदेश में मंडी परिषद की स्थापना के संदर्भ में एक प्रश्न पूछा था और ज़्यादातर लोगों ने उसका प्रश्न का उत्तर गलत दिया था। मैंने तुरंत ये सुझाव दिया कि जो भी कल की वीडियो है उसको देखकर अपने तथ्य को सही कर लें। मैंने आपसे ये कल कहा था कि इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने तैयारी का आकलन कर सकते हैं और उसमें कितनी और अधिक एफर्ट की आवश्यकता है उसको लगाते हुए आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये श्रृंखला। पहला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इस दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को समझने के लिए जरा पास्ट में चलना पड़ेगा। आपको मैं ले चलता हूं 1999 में। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SGSY। इस योजना का ही नया नामकरण किया गया 3 जून 2011 को, जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसका शॉर्ट फॉर्म है NRLM। और इसी योजना का पुनः नवीनीकरण करते हुए नवंबर 2015 में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है DAY NRLM। इस प्रकार आपने एक हायरार्की देख ली कि किस प्रकार से इस योजना का नामकरण हुआ और वो कब कब हुआ। इस योजना में यदि आप केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय हिस्सेदारी की बात करेंगे तो 75% हिस्सा केंद्र सरकार के हिस्से में और 75% वित्तीय भार राज्य सरकार के हिस्से में है। अगर आप उत्तर पूर्व राज्यों की बात करेंगे तो वहां पर 90% हिस्सा केंद्र सरकार के और 10% हिस्सा वहां की राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा। अगर आप इसमें सामान्य लाभार्थियों के स्वरोजगार की बात करें तो 15,000 रुपये और SC और ST वर्ग के लाभार्थियों को 20,000 रुपये की पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इतनी बात आपको दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत याद रखनी होगी। अगली योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PMJDY। प्रधानमंत्री जनधन योजना का प्रारंभ 28 अगस्त 2014 को हुआ और इसका लक्ष्य क्या था? वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का मतलब यह है कि वह व्यक्ति जो अभी तक बैंकिंग प्रणाली से नहीं जुड़ पाया है उसे बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना, योजनाओं का लाभ देना, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना का मूल उद्देश्य था। इसके अंतर्गत रुपए कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी कवर किया जाता है। और इसका जो टैगलाइन देखेंगे तो मेरा खाता भाग्य विधाता, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना की टैगलाइन। अगली योजना है मेक इन इंडिया। ये 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ हुई और एक बात याद रखिएगा कि भारत में विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना, उसमें प्रगति करना, इस लक्ष्य के साथ 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई। नाम याद रखिएगा, संख्या याद रखिएगा, 25 औद्योगिक क्षेत्र। ये क्षेत्र औद्योगिक जो 25 हैं उसमें ऑटोमोबाइल है, खनन है, इस प्रकार से 25 औद्योगिक क्षेत्र की पहचान की गई। और एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 2022 तक GDP में विनिर्माण क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है उसको 16% से बढ़ाकर 25% किया जाएगा। याद रखिएगा, अब नए डेटा के अनुसार जो नई अपडेट हुई है उसके अनुसार 2022 की जगह अब 2025 तक इस लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। ये करंट में अपडेट आपको किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इसमें 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजन का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि अर्थव्यवस्था में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए इसकी विकास दर को 12 से 14% प्रतिवर्ष बढ़ाना होगा। ये मेक इन इंडिया का पूरा विवरण था। याद रखिएगा, केवल योजना कब प्रारंभ हुई, कई योजनाएं ऐसी हैं जिसके विस्तार में आपको जाना पड़ेगा। अगला देखिए, स्वच्छ भारत मिशन। इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014 को हुआ और लक्ष्य क्या था कि 2 अक्टूबर 2019 तक जब गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी तो संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाया जाएगा। और यदि आप स्वच्छ भारत मिशन में केंद्र और राज्य की वित्तीय हिस्सेदारी की बात करेंगे तो 75% हिस्सेदारी केंद्र के पास और 25% की जो वित्तीय हिस्सेदारी है वो राज्य सरकार के पास। वहीं अगर आप पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो 90% की वित्तीय हिस्सेदारी केंद्र के पास और 10% की वित्तीय हिस्सेदारी
वहां की राज्य सरकार के पास होगा। अगला देखिए, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये कहां से संबंधित है? तो ये यूएसए से संबंधित है। दूसरी बात, अगर आप नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति में किस प्रकार से काम किया इसके बारे में देखेंगे, तो नॉर्मन बोरलॉग ने बीजों के अनुसंधान कर उसमें अधिक उत्पादन करने वाले जो हाइब्रिड बीज थे उनकी खोज की। इस प्रकार से विश्व में हरित क्रांति के जनक के तौर पर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। यदि आप भारत में हरित क्रांति के जनक के तौर पर बात करेंगे तो नाम आता है एम.एस. स्वामीनाथन साहब का। एम.एस. स्वामीनाथन ने मैक्सिको पद्धति के द्वारा हरित क्रांति लाने पर विशेष बल दिया और उद्देश्य क्या था कि भारत को अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। और याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति प्रायोगिक तौर पर 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत अपनाया गया और बाद में इसको 1966 में पूरे देश में लागू किया गया। अगर आप इसके प्रभाव क्षेत्र को देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिम के इलाके में उत्तर प्रदेश के ये यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में ये ज्यादा बेनिफिशियल हुआ। ठीक है, अगला देखिए, अगला करा है कि जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर होगा W.H. वाइजर द्वारा। ये W.H. वाइजर अमेरिका से संबंध रखते हैं और इन्होंने जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। याद होना चाहिए आपको। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो आपका जवाब होगा 1 मई 1920 को उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना की गई। 1951 में विनोबा भावे ने पोचमपल्ली, तेलंगाना में भूदान आंदोलन की शुरुआत की। ये स्थान उस समय आंध्र प्रदेश, वर्तमान में इसको डिवाइड होने के बाद ये तेलंगाना क्षेत्र में आ गया। तो याद रखिएगा, 1951 में विनोबा भावे ने पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन की शुरुआत की। अगला है पटवारी प्रणाली के संदर्भ में कुछ ऐतिहासिक तथ्य को देखिए। पटवारी प्रणाली जो है ये सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में लाई गई और इसमें अब आगे देखेंगे तो अकबर के समय में भी इसको काफी बढ़ावा मिला और बाद में उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह ने पटवारी के पद को समाप्त कर दिया और अब इसको लेखपाल कहा जाता है। एक बात और याद रखिएगा, 1918 में सभी गांवों में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर लेखपाल की नियुक्ति हुई। ठीक है, आगे देखिए, भूमि सुधार के लिए उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार निगम की स्थापना की गई। ये स्थापना कब हुई? 1978 में। तो यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब हुई तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए 1978 में। यदि पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई विभाग की स्थापना कब हुई तो आपका जवाब होगा 1964 में। एक बात याद रखिएगा, जरा लघु सिंचाई के बारे में बात करते हैं, यानी इस विभाग की स्थापना तो 1964 में हो गई। इस विभाग ने और क्या इनिशिएटिव लिया? तो लघु सिंचाई विभाग ने 1985 में एक योजना शुरू की जिसका नाम है निःशुल्क बोरिंग योजना। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि है। तो याद रखिएगा, लघु सिंचाई विभाग की स्थापना पूछे तो 1964 और पूछे कि निःशुल्क बोरिंग योजना कब प्रारंभ की गई तो 1985 और किसके द्वारा? तो लघु सिंचाई विभाग द्वारा। आप देखिए जरा इसमें कुछ फैक्ट्स को। ये जो निःशुल्क बोरिंग योजना शुरू की गई इसके अंतर्गत जो लघु कृषक थे उनको बोरिंग के लिए 5,000 रुपए और पंपसेट पर 4,500 रुपए प्रति पंपसेट दिया गया। इसका मतलब कुल मिलाकर 9,500 रुपए का अनुदान लघु कृषकों को निःशुल्क बोरिंग योजना के तहत मिला। यदि आप इस योजना के तहत यानी निःशुल्क बोरिंग योजना के तहत सीमांत किसानों की बात करेंगे तो बोरिंग पर 7,000 रुपए प्रति बोरिंग और पंपसेट पर 6,000 रुपए प्रति पंपसेट और कुल मिला के 13,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। किसको? सीमांत किसानों को। यानी लघु कृषकों को निःशुल्क बोरिंग योजना के तहत जो कुल अनुदान मिला वो 9500 का और सीमांत किसानों को निःशुल्क बोरिंग योजना के तहत जो कुल अनुदान मिला वो 13,000 का। यहाँ एक शब्द बार बार मैं ले रहा हूँ, लघु किसान, सीमांत किसान। ये किसान किस प्रकार के होते हैं? तो आइए आगे हम लोग किसानों के प्रकार को देख लेते हैं। यह प्रश्न भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। किसानों के प्रकार, जो खेती योग्य जमीन के आधार पर मुख्य तौर पर किसानों के 3 वर्गीकरण किए गए। पहला है सीमांत किसान, यानी किसान को कृषक भी कहते हैं। यानी सीमांत कृषक की बात करेंगे तो ऐसे कृषक जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। क्लियर कट? यानी जो सबसे छोटा किसान होता है उसको सीमांत किसान कहते हैं, यानी जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो। और 1 हेक्टेयर को अगर आप एकड़ में समझने की कोशिश करेंगे तो 1 हेक्टेयर लगभग 2.5 एकड़ जमीन के बराबर होता है। यानी सीमांत किसानों के पास 1 एकड़ से कम जमीन।
और अगर आप लघु कृषक की बात करेंगे तो इनके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लेकिन 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है। और याद रखिएगा, अगर आप इनके पास एकड़ के संदर्भ में देखेंगे तो इनके पास लगभग 5 एकड़ ज़मीन होती है। अगला वर्गीकरण है बृहद किसान। बृहद किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होती है, उनको क्या कहते हैं? बृहद किसान। यानी अगर आप किसानों की ज़मीनों के आधार पर उनका एक क्रम डिसाइड करेंगे, तो सबसे छोटा सीमांत किसान, उससे बड़ा लघु किसान और उससे बड़ा बृहद किसान। अगला देखिए, जरा आइए भूमि बंदोबस्त व्यवस्था को समझ लेते हैं। ये वो व्यवस्था है जो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में थी। ये काफ़ी पॉपुलर है और यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर आएगा। स्थायी बंदोबस्त, आप ये गौर कर रहे होंगे कि पहले उन सभी बिंदुओं को टच करने का प्रयास किया जा रहा है जहां पर परीक्षा के दृष्टिकोण से आने की पूरी संभावना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें 25 नंबर के प्रश्न आने हैं और 25 नंबर के प्रश्न में आपको मैंने पहली वीडियो में ही जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको कवर करा दिया है। अगर आप लोगों का कहना होगा तो इसको नोट्स के माध्यम से, एक पंचायती राज व्यवस्था को नोट्स के माध्यम से भी कवर करा दिया जाएगा। तो वहां से कुछ प्रश्न आ जाएंगे, कुछ योजनाओं से और कुछ उत्तर प्रदेश से स्पेशल से प्रश्न, कुल 25 ही प्रश्न पूछे जाने हैं। इसलिए आप लोगों को बहुत तनाव नहीं लेना है, आपको उन सेक्टर का चुनाव करना है जहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना बन सकती है। ठीक है, तो यही आपके लिए किया जा रहा है। चलिए स्थायी बंदोबस्त देखते हैं। इसे इस्तमरारी या चिर स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो आपका जवाब होगा कार्नवालिस के द्वारा। और कब किया गया था? तो 1 मई 1793 को। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और जब आप स्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सीधी ये बात आ जानी चाहिए कि इसमें जमींदारों को पूरी फुल फ्लेज पावर थी। यानी जमींदारों को भूमि का स्वामी तक मान लिया गया और कृषकों को अब एक किराएदार के तौर पर रहना पड़ा। और अगर आप स्थायी बंदोबस्त के विस्तार की बात करेंगे तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक के हिस्सों में ये स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू थी। यदि आप स्थायी बंदोबस्त के तहत भूमि पर जो कर या लगान मिलता था, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, इसके वितरण की बात करेंगे, तो इसमें 10/11 भाग सरकार को चला जाता था। सरकार मीन्स कंपनी को चला जाता था। और यदि आप बात करेंगे जमींदार के हिस्से में, तो जमींदार के हिस्से में 1/11 हिस्सा आता था। ठीक है, ये भी बात महत्वपूर्ण है। अगला है कि अगर आप ये जो स्थायी बंदोबस्त है, अगर ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल पर, कितने क्षेत्रफल पर ये लागू था, तो ये आपका जवाब होगा 19% हिस्से पर। ठीक है, अगली व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी में जो रैयत शब्द होता है, इसका अर्थ होता है किसान, या इसको प्रजा भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें मुख्य बिंदु कौन था? किसान। यानी मेन इसमें जो आपने देखा, स्थायी बंदोबस्त में मेन कौन था? जमींदार। लेकिन रैयतवाड़ी में कौन मेन होगा? किसान। और इस व्यवस्था में किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से लगान के समझौते किए गए। और सबसे पहली बार यह व्यवस्था 1792 में तमिलनाडु के बारामहल में कर्नल रीड द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया। और आगे 1820 में पूरे मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया और बाद में यह व्यवस्था बंबई और असम के कुछ इलाकों में भी लागू हुई। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था की मूल रूप से लागू करने के लिए अगर किसी को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है तो वो टॉमस मुनरो। लेकिन अगर आपको परीक्षा में कभी कर्नल रीड से भी अगर रैयतवाड़ी को अटैच करने के लिए कहा जाए तो आप तुरंत अटैच कर लेंगे। ठीक है, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में मूल रूप से आप टॉमस मुनरो और कर्नल रीड का नाम जरूर याद रखेंगे। आगे देखिए, अगर रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान के हिस्से की बात की जाए तो इसमें 33 से 55% लगान का व्यवस्था थी। और अगर ये पूछा जाए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने हिस्से पर लागू थी, तो आपका जवाब होगा 51% भाग पर लागू थी। अगली व्यवस्था है महालवाड़ी व्यवस्था। 1822 में यह व्यवस्था लागू हुई और इसको अधिनियम 7 के तौर से भी जाना जाता है। एक बात याद रखिएगा, ये जो महालवाड़ी व्यवस्था है, इसका प्रस्ताव सर्वप्रथम हाल्ट मैकेंजी द्वारा 1819 में लाया गया था। ये भी बात आपको याद रखनी होगी। यानी महालवाड़ी व्यवस्था से आप नाम किसका अटैच कर रहे हैं? सबसे पहले प्रस्तावक के तौर पर हाल्ट मैकेंजी का 1819 में। अब जरा आगे बढ़िए। जैसे मैंने आपको बताया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत का शब्द सामान्य किसान या प्रजा होता है, उसी प्रकार महाल शब्द का अर्थ फारसी भाषा में गांव से लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि महालवाड़ी व्यवस्था में जो भू राजस्व का निर्धारण था वो महाल अर्थात समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। ठीक है, और अगर आप महालवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व को वसूलने के अधिकार के तौर पर देखेंगे तो ये अधिकार लंबरदार को प्राप्त था। ठीक है, यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि लंबरदार कौन होता था, तो आपको सीधा जवाब होना चाहिए कि महालवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व वसूलने का
रिस्पॉन्सिबल पर्सन था। अगला देखिए, कह रहा है कि इसी वर्ष पहली बार खेतों के मानचित्रों और पंजियों का जो प्रयोग है उससे संबंधित एक नई योजना लाई गई। ये योजना किसके द्वारा लाई गई? ये मार्टिन बर्ड के द्वारा लाई गई। और याद रखिएगा, मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था लागू करने का प्रवर्तक माना जाता है। और यह व्यवस्था, अगर आप महलवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे तो यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% हिस्से पर लागू थी। और अगर आप महलवाड़ी व्यवस्था के क्षेत्रों की बात करें तो दक्कन के कुछ जिलों में, उत्तर भारत में, संयुक्त प्रांत में, मध्य प्रांत में और पंजाब के कुछ हिस्सों में महलवाड़ी व्यवस्था लागू थी। अगला देखिए, राजस्व परिषद। यहां से भी प्रश्न आने की पूरी संभावना है। राजस्व परिषद के संदर्भ में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनको एक जगह सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। इसकी स्थापना 1831 में इलाहाबाद में हुई। और याद रखिएगा, राजस्व परिषद राजस्व न्यायालय का शीर्ष न्यायालय है, ये महत्वपूर्ण है। अगला है, उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित जो न्यायिक कार्य हैं उसकी सबसे बड़ी संस्था कौन है? राजस्व परिषद। और राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। और राजस्व परिषद में वर्तमान समय में एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य हैं। इनकी संख्या को आपको याद रखना होगा। और राजस्व परिषद की यदि मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। और राजस्व परिषद के जो सदस्य हैं वो कमिश्नरों में से ही नियुक्त किए जाते हैं। राजस्व परिषद के अंतर्गत मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और इनके अधीनस्थ जो भी राजस्व प्राधिकारी होते हैं वो राजस्व परिषद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला देखिए, आगे जरा उत्तर प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा की गई है, जरा उनको भी आप देखते चलिए। उत्तर प्रदेश में एक योजना आई है लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड। यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। एक बात आपने देखा होगा, जिस योजना के विस्तार की आवश्यकता थी वहीं विस्तार किया गया है। हर योजना के बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस योजना के विस्तार में जाने की आवश्यकता है वहां फिर संकोच भी ना हो, वहां आपको विस्तार में जाना पड़ेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड, इसके विस्तार में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि प्रश्न पत्र को थोड़ा सा उसके लेवल को बढ़ाया गया तो इसके डीप में वो जाएगा। देखिए कैसे। इस योजना को फरवरी 2021 में राज्य के सभी लैंड होल्डर्स को चिन्हित करने के लिए उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड को प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ हुआ? फरवरी 2021 में। अब इसके अंतर्गत एक 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया गया। कितने अंकों का? 16 अंकों का, याद रखिएगा। यहीं से प्रश्न बनना शुरू हुआ। कितने अंकों का? 16 अंकों का। अब ये देखिए जरा, इस 16 अंकों में कैसे कैसे डिवाइडेशन है। जो पहले के 6 अंक हैं वो भूमि की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होंगे, और उस 6 अंक के बाद जो आगे के 4 अंक हैं वो अंक भूमि की विशिष्ट पहचान का निर्धारण करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद यानी आपने 6, 4, 10 अंक तक देख लिया, और जो अगला 11 से 14 तक का अंक होगा ये भूमि के विभाजन की संख्या डिसाइड करेगा। और जो 15 और 16 अंतिम 2 अंक हैं ये भूमि की श्रेणी के संदर्भ में विवरण देगा। श्रेणी का मतलब क्या है कि ये भूमि कृषि योग्य है, या ये भूमि आवासीय है, या ये भूमि वाणिज्य है। ये उसके श्रेणी को विवरण, इस यूनिकोड का जो 16 अंक यूनिकोड है इसका अंतिम 2 अंक जो है 15 और 16 इसकी श्रेणी से संबंधित है। और इस यूनिकोड को कौन जारी करेगा? तो उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग इसको जारी करेगा। और अगर ये यूनिकोड जारी हो जाएगा तो क्या लाभ मिलेगा? तो यूनिकोड के जारी होने से जो भूमि की विवाद संबंधित जांच है उसमें आसानी होगी। जो फर्जी रजिस्ट्रियां हो जाती हैं उस पर रोक लगाई जा सकेगी। अगली योजना है किसान कल्याण मिशन। याद रखिएगा, किसान कल्याण मिशन का प्रारंभ 6 जनवरी 2021 को हुआ। और किसानों की आय को दुगना करना और तकनीकी उपलब्धता हो, इसके लिए किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश में चलाया गया। और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों में 6 से 21 जनवरी 2021 के तक 3 चरणों में किसान कल्याण मिशन प्रारंभ हुआ। और इस 3 चरणों में जो पहला चरण है इसका प्रारंभ लखनऊ के सरोजिनी नगर विकास खंड से सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। और इसी दिन सीएम ने 100 कृषि कल्याण केंद्र की भी शुरुआत की। यानी आपको मूल बात क्या याद रखनी है कि किसान कल्याण मिशन कब प्रारंभ हुआ? 6 जनवरी को 2021 में। और कितने चरणों में यह प्रारंभ हुआ? 3 चरणों में। कब से कब तक? तो 6 जनवरी से 21 जनवरी तक। ठीक है। और पहला चरण कहां से प्रारंभ हुआ? तो लखनऊ के सरोजिनी नगर विकास खंड से। इतनी बातों को आपको याद रखना होगा। इस प्रकार आपको प्रतिदिन ग्राम विकास से संबंधित जो भी प्रमुख प्रश्न है, जहां व्याख्या की आवश्यकता होगी वहां व्याख्या की जाएगी, जहां टू द पॉइंट फैक्ट्स की आवश्यकता होगी वहां टू द पॉइंट फैक्ट्स दिए जाएंगे। इस प्रकार आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप लोगों की तैयारी परीक्षा होने तक बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। इस प्रश्नों की श्रृंखला के साथ साथ आप अपनी तैयारी को सतत जारी रखें।
ऑनलाइन स्टडी ग्रुप आपके सिलेक्शन के लिए कराने के लिए जो भी संभव प्रयास होगा, हर संभव प्रयास करेगा। शुभकामनाओं के साथ आप